ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम कॉटलिन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे भी कॉटलिन लैंग्वेज है क्या और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम कॉटलिन को सेटअप कैसे करते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमें इसको अपना जो पहला प्रोजेक्ट है उसको कैसे रन करना है। तो ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉटलिन का सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है वो है 2.2.10, यानी कि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी रिलीज़ किया है 20 मई 2025 को। अब ये देखते हैं कि कॉटलिन लैंग्वेज है क्या। कॉटलिन जो है वो एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये 2017 में आई थी। तो 2019 के अंदर इसको गूगल ने ऑफिशियली अपने एंड्रॉयड के लिए जो है वो लॉन्च किया था। तो 2017 में ये बनाई गई थी। तो अभी इसको राउंड अबाउट जो है वो 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो 35% से ग्रोथ कर रहा है अपना, यानी कि जितने भी डेवलपर्स हैं 35% हर साल इसमें ग्रोथ आती है। अब कॉटलिन जो है एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है कि इसके अंदर जो भी आप डाटा टाइप्स जो भी आप डाटा यूज़ कर रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, तो उसका एक टाइप अवेलेबल होता है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं डायनामिकली टाइप होती हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो कॉटलिन जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। तो इस तरह ये है जो लैंग्वेज है, ना सिर्फ ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसके साथ साथ ये कंसाइज भी है। इसको हम कंपेयर करते हैं जावा के साथ, क्योंकि जो कॉटलिन है ये अल्टरनेटिव है जावा लैंग्वेज का। तो जावा के अंदर जो है हमें कोड लिखना पड़ता था 10 लाइनों का, वो अब हम इसमें 5 लाइन्स के अंदर कंसाइज कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा लाइनों का कोड नहीं लिखना पड़ता है इसके अंदर। सेमीकोलन इसमें ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं। और लाइन ब्रेक्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इसमें लाइन ब्रेक्स भी यूज़ कर सकते हैं सेमीकोलन के अलावा। और इसके अलावा जो है ये नल सेफ यानी कि है आपके पास इसमें, यानी कि लैंग्वेज के अंदर नल सेफ्टी अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पर नल चेक्स वगैरह जो है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इजीली, जबकि जावा में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस लैंग्वेज में आपको कॉटलिन के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा जो है कॉटलिन जो है हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इससे कंसोल एप्लीकेशन या JVM बेस एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं, जो कि है कंसोल के ऊपर रन होती हैं, या आर्डिनो टाइप जो होती हैं, जिनको एम्बेडेड डिवाइसेस भी बोला जाता है। जैसे हम किसी भी हार्डवेयर के लिए जो कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो JVM के लिए हम इसको इजीली आप बना सकते हैं। इसके साथ जो है आप इसमें बैकएंड डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हर एप्लीकेशन के लिए आपको बैकएंड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने वेबसाइट बनाया है तो उसके लिए भी बैकएंड चाहिए होता है, आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है तो उसके लिए भी आपको बैकएंड रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कोई भी आपके ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप बना रहे हो, तो उसके क्लाइंट साइड के साथ आपको बैकएंड एप्लीकेशन भी चाहिए होता है। तो इसके अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन आपको जो है स्प्रिंग बूट मिलता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है आपको बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्रीवियसली जो जावा के लिए यूज़ होता था, लेकिन अभी आप इसको कॉटलिन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस स्प्रिंग बूट के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको एक बैकएंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती हैं, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये फुल फ्लैज और फुल स्टैक जो आपका बैकएंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। इसके अलावा जो कॉटलिन का जो है बिल्ट इन भी है हमारे पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें कटोर हो गया और भी बहुत सारे हैं जो कि आप मार्केट में सर्च कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि बैकएंड में भी आपको काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, यानी कि अच्छा यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं स्पेसिफिकली। अगर हम फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं, तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के अंदर हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो फुली यानी कि फ्लटर फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क कर रही होती है। आप उसके अंदर कोई भी और लैंग्वेज यानी कि कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप UI डिज़ाइन करोगे तो वो भी आप फ्लटर के अंदर ही करोगे, यानी कि फ्लटर का पूरा UI सिस्टम होगा जिसको आप फॉलो करोगे, और उसके अंदर जो है लॉजिक वाले पार्ट जो है वो भी आप डार्ट लैंग्वेज के अंदर ही करोगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक और फीचर मिलता है कि ना सिर्फ आप UI शेयर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो UI ना शेयर करे, जस्ट लॉजिक पार्ट शेयर करे, यानी कि उसका जो बैकएंड का लॉजिक है, जितना भी लॉजिकल पोर्शन है वो आप उसको कॉटलिन में लिखना चाहते हैं, लेकिन फ्रंट एंड जो UI है वो आप नेटिव करना चाहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इसका ये है कि UI जो है उसके अंदर आपको नेविगेशन, स्टेट्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है यूज़ करनी होती हैं, जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती हैं।
यानी कि हर प्लेटफॉर्म अपने अकॉर्डिंग स्टेट को मैनेज करता है, मेमोरी को होल्ड करता है, बैक स्टैक जो होते हैं यानी कि नेविगेशन के अंदर जो स्टैक्स होते हैं उसको हैंडल करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती हैं, आप इनको शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भी आप एंड्रॉयड का जो नेविगेशन सिस्टम है वो iOS पे आप रन कर दो और उसका डेस्कटॉप का जो है वो आप वेब पे शेयर कर दो, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको डेवलप करना पड़ता है किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे फ्लटर की अगर हम बात करें तो फ्लटर ने अपना प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया है, तो वो एंड्रॉयड और iOS के लिए तो नॉर्मली वो सही से वर्क करता है, लेकिन जब उसमें वेब की बात करते हैं या डेस्कटॉप ऐप की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उसमें लैग आता है। तो हमें उसमें प्रॉब्लम आता है कि भी उसको डेस्कटॉप के अंदर जो है विंडोज़ का डेस्कटॉप है उसमें कैसे वर्क करेगा, मैक का डेस्कटॉप है तो उसको कैसे वर्क करेगा, लिनक्स में डिफरेंट वर्क करेगा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लैग और ऑप्शन वाइज जो है ना थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप नेटिव यूआई लाइब्रेरी जो है किसी भी प्लेटफॉर्म, जैसे कि अगर हम बात करें नेटिव की तो स्विफ्ट जो है वो iOS के लिए नेटिव है, तो वो उसका आप यूज़ कर सकते हो। और लॉजिकल पार्ट आप जो है वो अपना कॉटलिन में कर सकते हो ताकि आपका तमाम लॉजिकल पोर्शन जो है वो कॉटलिन में हो और आपका यूआई जो है वो स्पेसिफिक किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप उसको कर सकते हो ताकि आपका एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो हाई एंड रहे और उसके बाद जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बेटर रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है iOS के लिए बनाई गई है, इसमें तो हम iOS के लेटेस्ट फीचर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जो भी फीचर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे डायनामिक आइलैंड आपके पास आता है तो आप नेटिव यूआई के जरिए जो डायनामिक आइलैंड यूज़ कर सकते हैं। फ्लटर में या रेगनेटिव में आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि जब तक वो कंपनी डेवलप करेगी तो तभी जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी जब इंक्लूड करेगी तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है। आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर यूआई तो शेयर कर ही सकते हो, अगर आप चाहते हो तो यूआई शेयर करना तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। इसके साथ अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड तो आपको कॉटलिन में ऑफिशियली मिलता है, यानी कि आप क्योंकि 2019 के अंदर जो है एंड्रॉयड ने जो है कॉटलिन को ऑफिशियली यानी कि लैंग्वेज जो है वो बना दिया था कि आप इसको एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा और तमाम चीज़ें जो हैं तमाम लाइब्रेरीज जो है आपको कॉटलिन अकॉर्डिंग मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप डाटा जो एनालिटिक्स है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको डिफरेंट यानी कि आईडीज़ मिल जाते हैं, कॉटलिन नोटबुक मिल जाएगा जिसमें आप डाटा विजुलाइज कर सकते हो, डाटा फॉर्मिंग कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी आपके पास हैं डाटा फॉर्म है, कैंडी है, तो और भी डिफरेंट आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप डाटा एनालिटिक्स वगैरह जो है, डाटा साइंस जो है वो आप स्टडी कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा आपको कम्युनिटी वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, तो इंस्टॉलेशन का दो मेथड है आपने यूज़ करने हैं। अगर आप चाहते हो इसको वेब बेस रन करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कॉटलिन लैंग्वेज जो हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कॉटलिन को जो है हम वेब पे भी रन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टूल है कॉटलिन प्लेग्राउंड के नाम से। अगर हम कॉटलिन प्लेग्राउंड की बात करें तो कॉटलिन प्लेग्राउंड के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कॉटलिन लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियली ब्राउज़र पे टेस्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। आप उसका आउटपुट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेमो कोड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रन बटन पे हिट करता हूँ तो मेरे पास कंसोल के ऊपर जो है जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है ब्राउज़र के ऊपर उसमें आउटपुट शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वर्जन नंबर अवेलेबल है, भी आप कौन सा कॉटलिन का वर्जन नंबर यूज़ कर रहे हो तो वो तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। भी आप कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, JVM बना रहे हो। JVM बेसिकली हमने डिस्कस किया था, कंसोल और एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, अगर आप UI शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह जो है ना सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मली जो है ना आपको फीचर सारे मिल जाएंगे, बट अगर आप इसको एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ID इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है IntelliJ IDE, जो कि JetBrains ने डेवलप किया। JetBrains जो है ये ऑफिशियल कंपनी है जिसने कॉटलिन लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब ये जो कंपनी है ये ना सिर्फ कॉटलिन लैंग्वेज को इसने डेवलप किया है बल्कि इसके लिए IDs को भी डेवलप किया। तो आपको यहाँ पर एक ID मिलता है IntelliJ IDE, तो ये आप ID जो है आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकली जावा और कॉटलिन के लिए। अगर आपने बाकी लैंग्वेज के लिए भी यूज़ करना तो उसके लिए आपको प्लगइन्स वगैरह जो डिफरेंट इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये ID जो है ये पेड है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास दो वर्जन आते हैं, एक आता है कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन जो है वो बेसिकली फ्री है प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो पेड वर्जन के अंदर आपको डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह मिलते हैं। बाकी आप 90% जो है ID जो है ना वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ फीचर्स आपको चाहिए तो वो आपको पेड में ही मिलेंगे, आप उसके लिए पे कर सकते हो। वो तब आप कर सकते हो जब आपको आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो,
आपके पास इनकम जनरेट हो रही, तब आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो डाउनलोड बटन पे, तो ये डायरेक्टली आपको इंस्टॉल कर देगा। इसके अलावा आपके पास एक और टूल अवेलेबल है, JetBrains टूलबॉक्स। अब ये JetBrains टूलबॉक्स है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको JetBrains के जितने भी टूल्स होते हैं ना उनका एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हो और टूल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप वर्जन नंबर भी चेक कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें आपको करके देगा। जैसे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ईजी है, आपने बस क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है डिफरेंट टूल बॉक्स शो हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहे हैं, जो भी मेरे पास हैं, सर्विसेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो ये अकाउंट्स वगैरह बना सकते हो, यहाँ पे मुझे अपडेट का भी मैसेज आ जाता है, यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं। और बाकी के आईडीज़ भी मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं जो भी IntelliJ और JetBrains ने डेवलप किए हैं, तो वो मैं अगर मैं किसी और आईडी को भी यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, आईडीज़ हमारे पास हैं, रस्ट रोवर है रस्ट लैंग्वेज के लिए, फ्लीट है बेसिकली ये ऑनलाइन एडिटर है, गोलैंग है ये गो लैंग्वेज के लिए, पाईचार्म जो है वो पाइथन के लिए, बाकी बहुत सारे हैं यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट के लिए वेबस्टॉर्म वगैरह है, डिफरेंट है, आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो अच्छा टूल लगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन Kotlin के लिए स्पेसिफिकली आपको JetBrains की ही रिक्वायरमेंट होगी, कोई इसमें बेसिक चीज़ें जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमने ये इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारा टूल है, तो मैं इसको एक बार दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो, चले हम इसको ओके, तो ये ओपन हो रहा है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का बटन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्टेड हैं तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डेमो Kotlin, तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। हम यहाँ पे Kotlin लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें Kotlin को ही चूज़ करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्रिएट गिट रिपोजिटरी पे चेक कर दीजिएगा, कि हम बाद में पढ़ेंगे कि हमने क्यों चेक किया। उसके बाद एक मेन जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर नोट करनी है कि हमने बिल्ड सिस्टम को ग्रेडल पे ही रखना, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऑटोमेशन टूल भी पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास नाम है ग्रेडल, तो इसको भी आपने चेक रखना है। JDK जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा तो वही आपने चूज करना है फिलहाल के लिए, बाद के लिए जब कुछ स्पेसिफिक होंगी रीजन तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि कौन सा आपने चूज करना है और कौन सा किस लिए यूज होता है। और यहाँ पे ग्रेडल DSL आपका Kotlin ही होना चाहिए, तो ये आपने करना है। ऐड सैम्पल कोड पे आपने चेक कर रखना है ताकि हमारे पास इनिशियल कोड आ जाए, और अगर ये मल्टी मॉड्यूल पर हो चेक तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, और बस आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। और थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा ये, तो कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही होंगी, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ पैकेजेस डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड होती हैं, तो वो अपना इंस्टॉलेशन करता है कंप्लीट। तो ये बॉटम पे आपको शो हो रहा होगा इंपोर्टिंग, तो ये जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा, और राइट साइड पे हमारा एडिटर है, इसके अंदर हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीन बटन को आइडेंटिफाई करना, ग्रीन प्ले बटन को। ये आपको 2 जगह मिलेगा, एक आप यहाँ से कर सकते हो और एक आप यहाँ से कर सकते हो। ये हमेशा आपको मेन फंक्शन के पास ही मिलेगा, यानी कि जहाँ पे मेन फंक्शन होगा वहीं पर आपको मिलेगा, और अदरवाइज आपको टॉप पे मिलेगा। तो आप क्लिक करोगे तो आपका ये कुछ बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका पास, अगर बिल्ड सक्सेसफुल आ रहा है तो इसका मतलब आपकी फाइल 100% सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और आपका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और बेसिक सा सेटअप था जो कि हमने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम Kotlin के बारे में पढ़ेंगे और ये फोल्डर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे कंक्लूड हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।